यार सब चेक कर लो, स्क्रीन दिख रही है? यस यस। सर। चलो बढ़िया, और मैं भी दिख ही रहा हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। इतना जोश नहीं भैया, इतना जोश नहीं, पढ़ने वाला जोश दिखाओ। चलो भाई, लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर्स खत्म कर लिया था, अब हमें स्टार्ट करना है स्फेरिकल मिरर्स, जहां पे आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से स्टार्ट है। तो हेडिंग डाल लो भाई, स्फेरिकल मिरर्स। भाई कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स? अबे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स? नाम डुबोगे वेदांत, वेरी गुड। भैया बाकी लोगों ने मौन व्रत धारण किया कि यार हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कैसे बने हैं वो दो स्फेरिकल मिरर्स? यार हमने कहा कि ये हमने एक बहुत बड़ा ग्लास स्फेयर ले लिया, इस ग्लास स्फेयर को हमने दो पार्ट्स में कट किया। अगर इस ग्लास स्फेयर को मैं दो पार्ट्स में कट कर रहा हूं, और एक साइड में पेंटेड और एक साइड में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहा हूं, तो अगर कभी भी मेरा इंटर बल्जिंग पार्ट, जो ये हमारा अंदर वाला बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कौन सा मिरर बनेगा? ये हमारा बनेगा कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है? ये लाइट रेस को बेंड कराता है, तो ये एक पॉइंट के लिए, तो ये इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग मिरर। भैया चेक करो, यहां पे कोई दिक्कत? नो डन। सर। नो सर। और सिमिलरली अगर मैं अंदर वाले साइड को पेंट करके बाहर वाला जो आउटर बल्जिंग पार्ट है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दूं, तो ये हमारे दूसरे टाइप का मिरर बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा होता है? भैया कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है लाइट रेस को स्प्रेड कराना, दैट इज डाइवर्जिंग नेचर। अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, तो आपको चेक करना है कि सबसे पहले वो सारे टर्म्स के बारे में आपको पता है या नहीं पता। जैसे सबसे पहला टर्म कि भैया व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरे को बताओ किस किस को पता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले सारे पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जहां पे भी डाउट लगे फिर भैया पूछ लेना। तीसरा, पोल। फोर्थ, प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि आपको ये सब पता होना चाहिए यार, टेंथ में पढ़ा है आपने। फिफ्थ, फोकस पॉइंट। एंड लास्ट, फोकल लेंथ। तो चलो एक एक करके बताना शुरू करो भैया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? चलो मैं ही डिस्कस करता हूँ, मेरे को नहीं लग रहा कोई रिस्पॉन्स आने वाला है। चलो वेदांत, गुड। यार हमें पता है चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो एक स्फेयर से बने हुए हैं। तो अगर वो एक स्फेयर से बने हुए हैं तो इस स्फेयर का कुछ ना कुछ एक सेंटर पॉइंट होगा, तो ये सेंटर पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे मार्क करोगे? सपोज ये मैं आपको यार एक कॉनकेव मिरर दे रहा हूं, कि मैंने कहा ये एक कॉनकेव मिरर है, तो आपको अब हमेशा क्या इमेजिन करना है कि यार ये कॉनकेव मिरर एक स्फेयर से कट हुआ है। तो मुझे बताओ इसका स्फेयर, इसका स्फेरिकल पार्ट किधर बनेगा, लेफ्ट में या राइट में? सर वेरी गुड। तो इसका जो स्फेरिकल पार्ट बनेगा, इसका जो स्फेयर बनाऊंगा मैं, वो भैया लेफ्ट में बनेगा। तो अगर इसका स्फेयर लेफ्ट में बनेगा, तो भैया हमें पता चल गया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको देता एक कॉन्वेक्स मिरर, तो अगर मैं इस कॉन्वेक्स मिरर का आपसे पूछूं कि भैया इसका स्फेरिकल पार्ट किधर बनेगा, तो अब की बार हमें पता है कि इसका स्फेरिकल पार्ट बनेगा हमारा, क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो अगर इसका स्फेरिकल पार्ट राइट हैंड साइड बन रहा है, तो मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अब किस साइड आएगा, राइट हैंड साइड राइट आएगा। राइट। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर डेफिनेशन बोलूं, वैसे डेफिनेशन कोई काम की है नहीं, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये उस स्फेयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो ये हमने टिक लगा दिया भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको समझ में आ गया है। कोई ऐसा जिसको डाउट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर में? सर एक बार रिपीट कर देना। ठीक है नीरज, रिपीट करना है। नीरज मैं कह रहा हूं कि चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों बने एक स्फेयर ऐसे है। स्फेयर का मतलब एक बॉल से बने हैं। तो यार अगर ये एक बॉल से बने हैं, तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा ना हमेशा बॉल का। तो उस बॉल का सेंटर पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा।
तो आपको अब हमेशा क्या इमेजिन करना पड़ेगा नीरज, कि हमारे कौन सा भी जो मिरर हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्फेयर किधर बनेगा, लेफ्ट में या राइट में, ऊपर या नीचे। तो जैसे ये मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ करके दिया था, तो अगर मैं इसका स्फेयर बनाना चाहूं जिससे ये कट करके बनाए, तो उसका स्फेयर किस साइड बनेगा, पूरा स्फेयर लेफ्ट में बनेगा। तो इसका सेंटर भी किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। यस सर। सिमिलरली मैंने आपको ये कॉन्वेक्स मिरर दिया था, तो क्या इसका स्फेयर मैं राइट में ड्रॉ करूंगा या लेफ्ट में ड्रॉ करूंगा, किधर ड्रॉ करूंगा, सर राइट में। राइट में। तो मैंने इसका स्फेयर अगर राइट में ड्रॉ किया है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट में आएगा, क्योंकि स्फेयर का एक सेंटर होगा इसलिए। यस सर। डन, चलो बढ़िया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कि यार अगर सेंटर है स्फेयर का, तो स्फेयर का कोई ना कोई रेडियस भी होगा। ये लाइन, ये लाइन, ये सब लाइन इसके रेडियस होंगे। तो अगर ये लाइन इसके रेडियस है, तो ये हमारा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है, कि रेडियस ऑफ कर, बिल्कुल, ऑफ नहीं नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर नहीं, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का रेडियस है जिस स्फेयर को कट करके हमने एक मिरर बनाया हुआ है। गहरे बना बिता रहा चल अब एक, बात करके क्लास चल। अरे माइक म्यूट अविनाश, चलो आगे। अब यार, अब इसमें क्या चीज नोटिस करनी है, कि यार रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, भाई रेडियस सरकमफ्रेंस पे हमेशा कितना एंगल बनाता है। सर 45। नहीं नीरज, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलरली फॉल करता है। तो रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस पे। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन में कौन सी रे होती है जो 90 डिग्री बनाती है सरफेस पे, भाई रिफ्लेक्शन में 3 रेज होती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। तो कौन सी रे है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा सरफेस पे, नॉर्मल। तो याद रखो रेडियस हमेशा किसकी तरह एक्ट करता है, रेडियस हमेशा नॉर्मल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि रेडियस भी 90 डिग्री एंगल बनाती है और नॉर्मल भी 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस इज नथिंग बट वो एक नॉर्मल की तरह एक्ट करती है। चेक करो, अब यहां तक की बात समझ में आई। यस सर। डन। भैया काफी बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं। आकांक्षा, आपने अभी ज्वाइन किया? यस सर। इतना लेट मत किया करो भाई, चलो कोई बात नहीं। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं, किसी को डाउट नहीं है तो इसलिए मैं टिक मार देता हूं, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोल। यार अब आपने क्या किया, आपने स्फेयर को कट करके एक मिरर बनाया। अब अगर आपने स्फेयर को कट करके एक मिरर बनाया है, तो इस मिरर का ही एक सेंटर पॉइंट होगा। इस मिरर का जो ये सेंटर पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे पोल, और वो इंडिकेट किया जाएगा पी से। तो पोल क्या है, हमारा जो मिरर कट किया है हमने, उसका सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट। अब पोल की क्या खासियत है, तो याद रखो, अब हम मैथ्स का एक्सिस रूल फॉलो करके चलेंगे। मैथ्स का एक्सिस रूल क्या, कि भैया ओरिजिन के अगर कोई भी चीज राइट हैंड साइड ट्रैवल कर रही है, तो जनरली बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्डाइज के हिसाब से हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। अगर ओरिजिन के कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड एक्ट कर रही है, तो उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से हम नेगेटिव। कोई भी चीज ऊपर एक्ट कर रही है तो पॉजिटिव, कोई भी चीज नीचे एक्ट कर रही है तो नेगेटिव। तो इधर हमें ओरिजिन पता होना चाहिए, तभी तो हम ये मार्क कर पाएंगे कि कौन सी चीज नेगेटिव है और कौन सी चीज पॉजिटिव है। तो यार इधर ये जो हमारा पोल है, याद रखना ये हमेशा ओरिजिन की तरह एक्ट करेगा। आई रिपीट, पोल की खासियत क्या है, कि पोल हमेशा आपका एक ओरिजिन पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड कोई भी चीज है मेरे पास, तो उसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। कोई भी चीज ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव। कोई भी चीज राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव। कोई भी चीज नीचे की तरफ है, नेगेटिव। तो याद रखना पोल हमेशा आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि पोल विल बेसिकली एक्ट एज अ ओरिजिन पॉइंट। चलो, तो अब एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं, फिर चारों पॉइंट्स को एक साथ रिकॉल करेंगे। अब आई प्रिंसिपल एक्सिस की बात। तो यार मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था या कॉन्वेक्स मिरर था, इन सबका एक सेंटर पॉइंट होगा, इन सबका सेंटर पॉइंट हो गया पोल। फिर मैंने कहा कि भैया एक सेंटर भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी एक इमेजिनरी लाइन,
कोई भी एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हो, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो भैया मैं आपको क्या कह रहा हूं, इन चारों पॉइंट्स पे पहले रिकॉल कर लो और चेक करो कोई डाउट नहीं है, तो फिर आते हैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे, सॉरी फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट पे। यस। नो सर। Done. भैया ये नो कौन है सर। पोको M3? अपने नाम से लॉगिन करो, नहीं तो मेरे को नाम बताओ, मैं नाम चेंज करता हूँ। भैया सब लोग अपने नाम से ही आना या अपनी आईडी वगैरह से आया करो, लॉगिन किया करो। फोर्थ रिपीट करना है मानसी। डन। फोर्थ मानसी, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है तो डेफिनेटली मेरे पास उसका पोल भी होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। अगर मैं सिर्फ इतनी लाइन ड्रॉ करूं, सिर्फ इतनी लाइन, तो ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी? ये लाइन हमारी रेडियस रेडियस। भी बन जाएगी। लेकिन रेडियस में शर्त नहीं है, क्या रेडियस हमेशा पोल को टच करनी चाहिए? नहीं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस के लिए शर्त नहीं है कि वो पोल को ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी लाइन हो जिसमें शर्त कंडीशन डाल दूं कि भैया वो सेंटर और पोल इन दोनों को ज्वाइन करनी चाहिए, तो ये रेडियस के साथ साथ एक और लाइन बन जाएगी, एंड दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर। चलो मानसी एक बार फिर से चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है? मार दो टिक अब। चलो डन। अब आ गए भैया बाकी दो पॉइंट्स पे, फोकस और फोकल लेंथ पे। तो यार इनके लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ता है। क्या रूल है उसको देखो, कि यार अगर मैं कोई भी एक मिरर ले रहा हूं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जनरली कॉनकेव के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं तो इसलिए बार बार कॉनकेव ड्रॉ कर रहा हूं, कि ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया और ये मैंने उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा दूर प्लेस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर प्लेस्ड है तो उससे जो भी लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये लाइट रे मेरी बन जाएगी बेसिकली इंसिडेंट रे। अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो इंसिडेंट रे के बाद आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। और मैंने अभी बताया नॉर्मल कौन सी लाइट रे बिहेव करती है, मतलब क्या चीज नॉर्मल की तरह सर बिहेव करती है? सर रेडियस ऑफ तो 90। कर्वेचर। रेडियस। रेडियस नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। तो सेंटर से लेके इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल डाउन करी है, भैया ये रेडियस ड्रॉ कर दो। तो ये दोनों रेडियस किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये दोनों रेडियस हमारे नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे। अगर ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो ये लाइट रे क्या करेगी? ये बेंड करेगी और ये मीट करेगी एक पॉइंट पे, ताकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाए। सिमिलरली ये लाइट रे के साथ भी यही होगा कि ये ऊपर की तरफ बेंड करेगी ताकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मर्ज हो जाए। भैया अब ये दोनों लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट करेगी और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ये पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई? कि लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिपीट कर रहा हूं, कि कोई भी लाइट रे जो पैरेलल ट्रैवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद दे विल मर्ज या दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। अब हमने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखा, इसको मेजर करके देखा, तो हमने देखा कि ये एफ है ना, हमेशा मिड पॉइंट आ रहा है स्फेरिकल मिरर के केस में, हमेशा मिड पॉइंट आ रहा है सी और पी के बीच का। तो हमें फोकल लेंथ पता चल गई कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का कितना होगी? हाफ होगी। और फोकल लेंथ मतलब कहां से मेजर करेंगे? ओरिजन से मेजर करेंगे, हमेशा पोल से। तो पोल से लेके एफ तक का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाएगा और उसकी वैल्यू रेडियस का हमेशा हाफ होगी। क्या किसी के लिए रिपीट करना है? अब चेक करके बताओ। सर डेफिनेशन कर दो एक बार रिपीट। डेफिनेशन, भाई फोकस की डेफिनेशन है, यहां लिख देता हूं फोकस की डेफिनेशन। लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस intersects या merges at a point principal axis, intersects at a point called as focus.
और जो P से लेके F पॉइंट तक की लेंथ होगी वो फोकल लेंथ और रेडियस का हमेशा हाफ। यस सर। डन। किसी और को कोई दिक्कत? चलो डन, किसी और को कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखो यार, आपको क्या करना है, अब आपको यूज करने हैं साइन कन्वेंशन। आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए हैं, जो भी हमने ये 5-6 टर्म्स पढ़ने थे। अब आपको क्या यूज करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो आपको साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी चीज राइट लेफ्ट ऊपर नीचे उनको एक साइन के साथ हमने अलॉट किया है। मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, आप बस उसमें साइन कन्वेंशन लगाने की कोशिश करके बताओ कि किस चीज को पॉजिटिव लें और किस चीज को नेगेटिव लें। तो यार ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया। आप मेरे को ये बता दो, क्या सबको रे डायग्राम याद है थोड़े थोड़े, जो 10th क्लास में पढ़े होंगे, रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के? भैया कोई तो कुछ बोलो। तो यार रे डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, पॉइंट में नोट करवाना, ठीक है, कोई बात नहीं वेदांत। चलो, तो यार मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, कॉनकेव मिरर एक इमेज बनाएगा और इमेज वो कहीं ना कहीं यहां बन रही है, इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के सामने मिल रही है। मिरर के सामने मिल रही है तो ये रियल हो गई, और ये उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। तो भैया आपको बताना है u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, v की वैल्यू बताना, r की वैल्यू बताओ, f की वैल्यू बताओ, एच ओ का साइन और एच आई का साइन, मतलब इन सबका साइन बताना है आपको कि किसको पॉजिटिव लूं और किसको नेगेटिव लूं। चलो ट्राई टू सॉल्व इट, साइन कन्वेंशन बताने हैं बस। रिपीट करना है वेदांत, रिपीट। वेदांत मैंने क्या किया, मैंने कोई एक रे डायग्राम बना के दिया है। याद नहीं होंगे रे डायग्राम मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको रे डायग्राम सभी फिलहाल आज की क्लास के लिए चाहिए भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया, इस कॉनकेव मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। अगर मैंने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कुछ ना कुछ टाइप की इमेज बनाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट की ने, मतलब इस मिरर ने किस टाइप की इमेज बनाई है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाई है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ये मैंने इमेज ड्रॉ कर दी। अब ये मैंने आपको एक रे डायग्राम बना दिया, इस रे डायग्राम के बेसिस पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, इन सबका साइन बताना है कि इन सबका साइन आप पॉजिटिव में रखोगे या किस किस का साइन आप नेगेटिव में रखोगे। आपको सबके लिए साइन कन्वेंशन बताने हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी चीज का साइन सही नहीं रखा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। चलो तो लेट्स डिस्कस। भैया काफी लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं तो मेरे को लग रहा है, लगता है डाउट है, तो फर्स्ट केस मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यार मैंने बताया कि डिस्टेंस सारे के सारे कहां से मेजर होंगे, पॉइंट पी से मेजर होंगे। तो भैया पॉइंट पी से कितनी दूर मेरा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये पी के लेफ्ट में रखा है ऑब्जेक्ट या राइट में रखा है? भैया ये पी के लेफ्ट में रखा है, तो अगर ये पी के लेफ्ट में रखा है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, इसे नेगेटिव रखना पड़ेगा। सिमिलरली इमेज, इमेज पी के लेफ्ट में बनी है या राइट में बनी है? भैया इमेज भी पॉइंट पी के लेफ्ट में बनी है, तो अगर इमेज भी पॉइंट पी के लेफ्ट में बनी है तो यार ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद चेक करो रेडियस। तो यार हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो पॉइंट पी के लेफ्ट आ रहा है, तो भैया जो हमारा रेडियस आएगा वो भी कहां आ रहा है, वो भी लेफ्ट में आ रहा है। तो अगर रेडियस भी लेफ्ट में आ रहा है तो उसको क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर यस सर। रेडियस नेगेटिव है तो फोकल लेंथ उसका हाफ होता है, तो फोकल लेंथ भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव।
अब आई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भाई अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड है, तो ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। हाइट ऑफ द इमेज नीचे की तरफ बन रही है एक्सिस के, तो ये नेगेटिव। चेक कर लो अब आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया, या एक और एग्जांपल दूंगा उसको ट्राई कर लेना। चलो भाई ट्राई करो। कॉनकेव मिरर लिया, सेंटर मार्क कर दिया, ऑब्जेक्ट मार्क कर दिया, इमेज मार्क कर दिया, इसके बेसिस पे फिर से इन सबका ही साइन कन्वेंशन बताना है। यू वी आर एफ एच ओ एंड एच आई। ये जिसको आंसर आते जाए वो मैसेज में लिखते जाओ, बाकी मैं एक एक करके पूछूंगा। सुधांशु इसका आंसर बता पाओगे? भाई डल रिस्पॉन्स। सौरभ, नितिन, अंश, ठीक है वेदांत, तुम्हारा और अपना भाई, तीन चार बच्चे ही हैं जो कंटिन्यूस रिप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। चलो डिस्कस करते हैं भैया, बाकी इसको नहीं करना कुछ नहीं कर सकता मैं। यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमारा पोल के लेफ्ट में रखा हुआ है, तो यू क्या आएगा? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। वेरी गुड तनिष, नेगेटिव, वेरी गुड। सिमिलरली इमेज, इमेज पोल के कहां बन रही है? राइट में, राइट साइड। तो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। बिल्कुल सही। बात आ गई रेडियस पे, तो भैया इसका सेंटर नेगेटिव। लेफ्ट में, नेगेटिव। अगर रेडियस नेगेटिव है तो फोकल में भी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सर सर पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव। गुड। हाइट ऑफ द इमेज, पॉजिटिव पॉजिटिव। सर। बहुत बढ़िया। ये इमेज कैसी बनी होगी, वर्चुअल या इरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड? सर वर्चुअल। वर्चुअल, इरेक्ट। क्योंकि ये मिरर के पीछे बनी है, तो वर्चुअल इमेज। यू याद रखो वेदांत, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू को हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही कहेंगे, और इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाएगा वी से। इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी है, अब वो डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से। तो ये इमेज मेरी पोल से राइट हैंड साइड बनी है, तो वी मेरा राइट हैंड साइड आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट भैया लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। वेदांत क्या क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? डन। चलो, तो यार अगर आप आपको साइन कन्वेंशन याद हो गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करना है। तो यार हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं, जैसे एक फॉर्मूला हम करेंगे मिरर फॉर्मूला। भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला बेसिकली रिलेशन है किसके बीच में? बेसिकली ये रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। यार हमें पता है कि प्लेन मिरर के केस में क्या होता है। यार प्लेन मिरर के केस में तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। भैया प्लेन मिरर के केस में तो दिमाग लगाना ही नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर के लिए ऐसा नहीं होता। भैया स्फेरिकल मिरर के केस में कुछ भी हो सकता है, यू वी से बड़ा भी हो सकता है, यू और वी इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर यू हमारा वी से छोटा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेगी? ये सब चीजें इसके फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करेगी। तो इन सबका रिलेशन का फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला, तो भैया आपको याद होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला हमारा कहलाता है मिरर फॉर्मूला। और जैसे कि मैं बार बार बोल चुका हूं कि ऑप्टिक्स के अंदर चाहे कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, उन सारे फॉर्मूले में आपको साइन यूज करना ही करना है। तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज गिवन होगी उनका साइन गिवन नहीं होगा,
आपको अपने आप सोचना है कि उसका साइन क्या होना चाहिए, और इस फॉर्मूले में उसका साइन रख के उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। चेक करो, इतनी बात समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. डन। जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा कि हमें एक कॉनकेव लेंस दे रखा है, एक कॉनकेव लेंस है। इस कॉनकेव लेंस के लिए मेरे को फोकल लेंथ दे रखा है कि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? क्वेश्चन ने मेरे को पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है? कि मेरे को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपना मिरर फॉर्मूला यूज करो और मेरे को जरा v की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, v की वैल्यू कितनी आ रही है। लगो काम पे, जरा देखूं किस किस को समझ में आया है। तो यार अगर आप ड्रॉ करोगे कॉनकेव मिरर, मेरे को बताओ इसका फोकल लेंथ की वैल्यू मेरे को पॉजिटिव में ही लेनी चाहिए या नेगेटिव में लेनी चाहिए? तो पॉजिटिव में। राधिका नहीं। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का सेंटर मेरे पास कहाँ आएगा? लेफ्ट में। अगर रेडियस लेफ्ट में आ रहा है तो मतलब नेगेटिव, और अगर रेडियस नेगेटिव आ रहा है तो फोकल लेंथ भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। Negative. तो याद रखो आपको एफ की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है। और ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। क्यों? चाहे पीछे वाला केस चेक कर लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं। तो यू की वैल्यू को भी नेगेटिव लो, एफ की वैल्यू को भी नेगेटिव लो, मिरर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, और मेरे को फाइनल आंसर बताओ वी की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो वेदांत, क्या आपने यू और एफ दोनों को नेगेटिव लेके आंसर निकाला ये वाला? तो वेदांत आपका आंसर मतलब ये सही नहीं है, ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर अगेन। सब लोग कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करके मेरे को आंसर सेंड करते जाओ। सो 1 - 1/15 आ रहा है। तो यार अगर आप v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1/v की वैल्यू -1/15 आ रही है, आप लोग कह रहे हो। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो भैया मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर चेक करता हूँ। 1/v, 1/u की वैल्यू माइनस में तो -30, f की वैल्यू -10, इसको इधर ले गए। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/30। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 30 ही आएगा, 10 और 30 का। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास v की 1/v की वैल्यू आ रही है -1/15। -1/15 का मतलब है v की वैल्यू -15 आ रही है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करना है और उनका साइन कन्वेंशन रखना है। यस सर। डन। ये लो कैलकुलेशंस चेक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। एफ नेगेटिव क्यों आया वेदांत? बिल्कुल ठीक। वेदांत हमारे पास अगर ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर बनेगा वो किधर बनेगा? सेंटर इसका लेफ्ट में बनेगा। तो अगर इसका सेंटर लेफ्ट में है तो इसका फोकस भी कहीं ना कहीं यहीं आएगा। मिड पॉइंट होता है सेंटर और पोल का। तो फोकस अगर लेफ्ट में आ रहा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। बाकी वेदांत ये चीज याद रख लो कि कॉनकेव का, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉनकेव मिरर का हम फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। और अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। तो अगर ऐसे याद हो जाए तो इस तरीके से याद रख लेना। बिल्कुल राधिका, अभी हाई क्वेश्चन तो कराना है, अभी तो बस बेसिक चल रहा है, अभी बस थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो सब हाई लेवल का ही मिलेगा आपको। चलो भाई आगे समझो। ये हो गया हमारे पास मिरर फॉर्मूला। आगे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे कि यार अगर ये मिरर फॉर्मूला आपको मिल गया है, तो जैसे मैंने प्लेन मिरर के केस में आपको बताया था
कि यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, टाइम से डिफरेंशिएट या टाइम से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैंने इनको टाइम से डिवाइड कर दिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन जाएगी। फिर अगर इमेज डिस्टेंस बाय टाइम कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगी, ये इमेज की वेलोसिटी बन जाएगी। लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की और इमेज की वेलोसिटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब मिरर के पास जाएगा, तो इमेज भी मिरर के पास जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर राइट में जा रहा है तो इमेज कहां जाएगी, हमेशा लेफ्ट में जाएगी। तो ये तो हमने कर लिया था प्लेन मिरर के केस में, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन स्फेरिकल मिरर के केस में तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। स्फेरिकल मिरर के केस में तो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। तो इसलिए उसके केस में आंसर क्या मिलता है, आंसर लिखो कि वी आई एम मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर इनटू वी ओ एम। जहां पे आपको पता ही है वी आई एम क्या होता है, वी आई माइनस वी एम इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर, और वी ओ एम आपको पता ही है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के केस में है, चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो भाई। नो सर। बढ़िया। जैसे सबका कंप्लीट हो जाए बताते जाना, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सर हो हो गया, गया। चलो बढ़िया, वेरी गुड। अब सिमिलरली आ जाओ मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है भाई, मैग्निफिकेशन मतलब जो हमारी इमेज मिली है वो क्या ऑब्जेक्ट के बराबर मिली है या बड़ी मिली है या छोटी मिली है। तो फिर से इसमें प्लेन मिरर की बात करो। तो यार अगर मैं प्लेन मिरर के लिए आपसे पूछूं तो हमें प्लेन मिरर के लिए पता है, प्लेन मिरर के केस में तो हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम है तो इस केस में मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन हमेशा 1 आता है। 1 क्यों आता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए माइनस वी बाई यू या फिर एच आई बाय एच नॉट। तो हाइट और हाइट दोनों सेम होंगे तो कट के हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला स्फेरिकल मिरर के केस में तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों की हाइट या दोनों का डिस्टेंस सेम हो। तो आपको इस केस में मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और फॉर्मूला यही चलेगा माइनस वी बाई यू या एच आई बाय एच नॉट, और सारे फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो पहले यहां तक कंप्लीट करो और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हो गया। हो गया है भाई, बाकी लोग भी। हाँ बोलो, सौरभ कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर हो गया। डन, कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं भैया आगे। यार अब ये दो फॉर्मूले तो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है ही, लेकिन अब दो फॉर्मूले एडिशनल और हैं जो आपको मैग्निफिकेशन के पढ़ने चाहिए, जिससे हमारे क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो भैया देखो बाकी दो फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट करोगे, थर्ड वाला मैं बताऊंगा, फोर्थ वाला आप अपने आप डिराइव करोगे कैसे। यार क्या करा है, हमें मिरर फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्या करो, दोनों साइड LHS एंड RHS दोनों साइड इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपने दोनों साइड इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई किया है तो देखो आपको क्या मिलेगा, v बाई वी 1 प्लस v बाई यू इज इक्वल्स टू v बाई एफ। यार v बाई यू को दूसरी साइड ले जाओ, इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो मेरे पास मिलेगा 1 माइनस v बाई एफ इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। भैया माइनस v बाई यू किसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया एक और, दैट इज 1 माइनस वी बाय एफ। और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मतलब ये हो गया f माइनस वी बाय एफ। याद रखो आपको ये थर्ड फॉर्मूला अब याद रखना पड़ेगा, ये आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा,
बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सको। तो यस अब, सर। हाँ बोलो। अब आपको ये वाला फॉर्मूला कब मिला? जब आपने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड को, v से मल्टीप्लाई किया। अब फोर्थ फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करोगे? v की सो यू जगह, वेरी गुड, v की जगह इस पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करो। जब इस पूरी इक्वेशन को v की जगह u से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर से आपके पास फोकल लेंथ का एक फोर्थ फॉर्मूला आएगा, सॉरी मैग्निफिकेशन का एक फोर्थ फॉर्मूला आएगा, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस की जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में। तो मेरे को वो फोर्थ वाला फॉर्मूला डिराइव करके बताओ वो कितना आ रहा है। चलो लगो काम पे, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लो, फिर इक्वेशन को v की जगह u से मल्टीप्लाई करके मेरे को फोर्थ फॉर्मूला डिराइव करके दे दो। और यार आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो गया होगा अब तो शायद से, राकेश सर ने क्लास ले ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो चुका है। यस सर। चलो डन, और समझ में भी आ गया है। नीरज नहीं, ये सही नहीं आ रहा, थोड़ा सा सही करो इसे। नीरज हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए, तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं से माइनस वी बाई यू तो चाहिए ही चाहिए, तो कहीं से माइनस वी बाई यू के टर्म्स में उसको करने की कोशिश करो। मानसी नहीं, आंसर सही नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से तुम रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो तुम लोग। चलो भाई, इधर करके दिखाता हूँ फोर्थ फॉर्मूला डिराइव, मेरे को तो लगा सही कर दोगे। माइनस वी बाई एफ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो मेरे को माइनस वी बाई यू चाहिए ना मैग्निफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो किसी तरीके से माइनस वी बाई यू लेके आओ एक साइड। तो v बाई वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। भैया इसको मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया u से, तो अब मेरी इक्वेशन क्या मिल रही है? इक्वेशन मिल रही है u बाई वी प्लस वन इज इक्वल टू u बाई एफ। u बाई वी को दूसरी साइड ले जाओ, इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो मेरे पास फिर क्या इक्वेशन बन के आएगी? मेरे पास फिर इक्वेशन बन के आएगी कि वन माइनस यू बाई एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू बाई वी। लेकिन माइनस यू बाई वी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? आपको इस पूरे को रेसिप्रोकेट उल्टा करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू, और माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू बन जाएगा मेरा मैग्निफिकेशन। चेक कर लो, अब ये क्लियर है फोर्थ वाला फॉर्मूला? यस सर। चलो बढ़िया। तो यार याद रखना, अब ये आपके जो बाकी दो फॉर्मूले मैंने कराए ना, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में, इनको ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भैया काफी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और हमें टाइम ही बचाना है पूरे उसमें। सर इन दो फॉर्मूलों से। हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे। सर डन, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। भैया क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, और जैसे मैंने आपको बोला कॉनकेव मिरर जैसे ही बोल दे तो समझ जाना कि फोकल लेंथ नेगेटिव में होना चाहिए, और इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। लेकिन भैया हमें बोला हुआ है कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अविनाश माइक म्यूट पे रखा करो प्लीज। तो मतलब आपको क्या गिवन है? मैग्निफिकेशन गिवन है, कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कि भैया कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉसिबल है। मतलब आपको u की वैल्यू निकालनी है। अब समझो भैया भावनाओं को,
क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला कि जो इमेज मिली है वो 3 टाइम्स बड़ी मिली है, लेकिन क्या क्वेश्चन ने इमेज का नेचर बताया आपको? इमेज का नेचर मतलब क्या क्वेश्चन ने ये बताया कि ये इमेज मिरर के सामने मिल रही है या ये इमेज मिरर के पीछे मिल रही है? ये नहीं बताया हुआ है। तो सर अगर ये नहीं बताया हुआ है ना, तो याद रखो आपको दोनों केसेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ये चीज नहीं बताई, तो आपको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। तो याद रखो जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो भैया मैग्निफिकेशन नेगेटिव में लेना पड़ता है, और अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी होती है तो मैग्निफिकेशन किस में लेना पड़ता है? पॉजिटिव में। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके दो केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। केस वन कि पहले भैया ले लो मैग्निफिकेशन को नेगेटिव में, तो अब आपके पास मैग्निफिकेशन हो गई -3। यार आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव में लू या नेगेटिव में? सर नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव में, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। यार फोकल लेंथ पता है, मैग्निफिकेशन पता है, तो फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करके क्या आप यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं? यस सर कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करो और मेरे को यू की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। फिर एक बार मैग्निफिकेशन को +3 लेके फिर से स्टेप्स रिपीट करो और मेरे को यू की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करके बताओ। चलो केस वन, केस टू, एंड आई एम वेटिंग। भैया सबको आंसर्स देने हैं। जब तक मेजोरिटी बच्चों के आंसर्स नहीं आएंगे मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। अरे नीरज, हमें मैग्निफिकेशन नहीं, हमें यू की वैल्यू चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि वैल्यू गलत क्यों आ रही है, सबके आंसर सेम आ रहे हैं लेकिन गलत आ रहे हैं। राधिका, वेदांत, आंसर सही नहीं है, फिर से चेक करो। भाई मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले में ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला क्यों ना पड़े, सारी वैल्यू साइन के साथ रखनी है। तो अगर आप साइन के साथ नहीं रखोगे वैल्यूज तो मे बी शायद से आपके आंसर्स गलत आए। जस्ट 2 मिनट। ठीक है नीरज, बिल्कुल वेट ही कर रहा हूँ नीरज, क्योंकि अब तक मैं इसका नहीं बताऊंगा। वेदांत, एक आंसर सही आया है, एक आंसर गलत आया है दोस्त। डिंपल नहीं, ये सबका आंसर 3 क्यों आ रहा है? आंसर 3 नहीं है बिल्कुल भी। -3 या +3 दोनों ही नहीं है, लेकिन मेजोरिटी सबके यही आ रहे हैं। तनिष्क का, पहले वेदांत का भी यही आया था, डिंपल का, राधिका का, सबका ऐसा क्यों? मानसी वेरी गुड, आपका आंसर सही है। ऐसे सेकंड केस में ट्राई कर लो। सौरभ नहीं। नीरज, ये आंसर जो आपका आ रहा है ये पॉजिटिव में आ रहा है? ये सर फर्स्ट के लिए पॉजिटिव है। नहीं, दोनों के लिए आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी मैंने आपको बोला है। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो फाइनल आंसर है वो देखो वो नेगेटिव में ही आना चाहिए। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब गलत है। यस वेदांत, सर। दोनों आंसर करेक्ट है। चलो डन, सॉल्व करते हैं भाई, काफी लोगों के आंसर सब सही आने लग गए हैं। चेक कर लेते हैं। राधिका बिल्कुल सही है। यार मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, चेक करो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m-3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? f, तो f की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाय -15 मतलब f माइनस यू, तो -15 माइनस यू। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास +45 +3u इज इक्वल्स टू -15। भैया इस 45 को इधर ले जाओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये
हमारे पास हो जाएगा 3u इज इक्वल्स टू -60। तो u की वैल्यू कितनी आई, -20 सेंटीमीटर आई फर्स्ट केस में। और देखो जैसे मैंने बोला था u हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, तो मतलब ये आंसर भैया सही आ रहा है, हमारा u नेगेटिव में आ रहा है। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सिमिलरली सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 लेनी है। तो भैया अब हो जाएगा +3 फोकल लेंथ -15 डिवाइडेड बाय -15 माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -45 -3u इज इक्वल्स टू -15। अब की बार वैल्यू हो जाएगी -3u इज इक्वल्स टू +30। तो u की वैल्यू अब की बार कितनी आ रही है, -10 आ रही है। तो माइनस आपकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, -10 सेंटीमीटर एंड -20 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। भैया सब लोग फिर से क्रॉस वेरीफाई करो, जिसका कुछ डाउट हो तो पूछ लो। आकाश भाई कब ज्वाइन किया तुमने, बड़ा लेट ज्वाइन किया है। अभिमन्यु फिर से कैमरा ऑन हो रहा है भैया, हालांकि पूरा ब्लैकआउट है लेकिन फिर भी कैमरा ऑन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं सबको, हो गया ये कंप्लीट तो यस सर। डन। तो भैया सबका कंप्लीट हो गया है, तो आ जाओ सॉल्व करोगे अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक कॉनकेव मिरर दे रखा है। इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, मतलब ऑलमोस्ट सारी वैल्यू गिवन है हमें कि यार ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टूवर्ड्स द मिरर। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आई रिपीट, चेक कर लो क्या क्या वैल्यूज गिवन है। एफ की वैल्यू 30, यू की वैल्यू 20 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, चलो बस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, नहीं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलो ट्राई करो, देखते हम कर पाते हो ये क्वेश्चन। नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। वेदांत वो कुछ नहीं पता कि इमेज कहाँ होगी, वो हमारा फाइनल आंसर ही प्रेडिक्ट करके बताएगा कि इमेज कहाँ होगी, वो हमारा फाइनल आंसर ही बता पाएगा। क्योंकि याद रखो अगर मेरा v नेगेटिव आ रहा है वेदांत, नेगेटिव का मतलब है इमेज का लेफ्ट साइड बनना, और इमेज लेफ्ट साइड बन रही है मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अगर मेरा v पॉजिटिव आता है तो मतलब वो मिरर के राइट में बनी है, और मिरर के राइट में बनी है तो मतलब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। तो हमारा फाइनल आंसर यही बता सकता है कि हमारी इमेज कहाँ बनी होगी, लेफ्ट में या राइट में। चलो तो आओ सॉल्व करते हैं और देखते हैं भैया आप सब इसके आंसर को अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सर 20 मीटर -20 मीटर। नहीं, चलो सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। यार फॉर्मूला मैंने अभी बताया, VIM स्फेरिकल मिरर के केस में -v² / u² इंटू VOM। VOM और VIM का मतलब क्या था ये भी बताया। VI - VM इज इक्वल्स टू -v² / u² इंटू VO - VM।
यार आपकी मिरर की वेलोसिटी कितनी है, आपकी मिरर तो रेस्ट पे है, मिरर की वेलोसिटी 0 है, तो एक तो ये टर्म काट दो, ये टर्म काट दो। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो भैया मेरे को यू की वैल्यू गिवन है, लेकिन आपको पता है यू की वैल्यू नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव, तो 1000 बार बता चुका हूं भैया यू हमेशा नेगेटिव होना है। यस सर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो यार सबसे पहले आपको यू की वैल्यू तो पता है, वी ओ की वैल्यू भी पता है 10, और ये 10 राइट साइड है तो पॉजिटिव लूंगा, लेकिन मेरे को वी की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले आप क्या करो, मिरर फॉर्मूला यूज करो और मेरे को वी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ प्लीज। चलो आप सब कैलकुलेट करके बताओगे, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। सबसे पहले आप मिरर फॉर्मूला यूज करो, यू की वैल्यू रखो साइन के साथ, एफ की वैल्यू रखो साइन के साथ, और मेरे को वी की वैल्यू बताओ। वेदांत वी की वैल्यू सही नहीं आ रही है, वी की वैल्यू चेक करो। अंजना वेरी गुड, साइन के साथ बताओ अंजना, साइन के साथ। So -15. नहीं, गलत। कैलकुलेशंस में इतनी गलती क्यों कर रहे हो यार आप लोग। 1/v, यू की वैल्यू -1/20, एफ की वैल्यू -1/30, इसको इधर ले जाके सॉल्व करना है। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/20, सॉरी 30 था ये, +1/20। एलसीएम लोगे तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। यू नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यार ऑब्जेक्ट मैंने पोल के लेफ्ट साइड में रखा है, और मैंने आपको बोला कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं वेदांत, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं इसलिए। तो हमें एलसीएम मिल गया 60, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3, तो 1/v की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/60, तो v की वैल्यू +60 सेंटीमीटर। और वेदांत यही आपका आंसर था कि अगर v की वैल्यू प्लस में आ रही है तो मतलब ये इमेज बिहाइंड द मिरर मिल रही है, राइट साइड मिल रही है। पहले सब लोग v की वैल्यू तक कंप्लीट करो और चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। v की वैल्यू तक कंप्लीट करो। सर कर लिया। कर लिया सौरभ, बढ़िया। अब तो आपको क्वेश्चन में सब कुछ पता ही है, वी आई कैलकुलेट करना है माइनस वी का स्क्वायर मतलब 60 × 60 डिवाइडेड बाय यू का स्क्वायर, और यू हमें गिवन है -20 × -20, साइन के साथ यूज किया, इंटू वी ओ, वी ओ की वैल्यू है +10। इसको सॉल्व करो और आपको वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। तो भैया एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट गया, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव बच रहा है। ऊपर आ जाएगा बेसिकली आपके पास 60 × 60 × 10 डिवाइडेड बाय 20 × 20 विद नेगेटिव साइन। भैया आंसर चेक कर लो, अब जो भी आ रहा हो बताओ। तो 20 and 3 60, 20 and 3 60। -90. बिल्कुल सही। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस मतलब भैया एक तो v की वैल्यू अगर आपने देखा प्लस में मिल रही है, मतलब जो मेरे को इमेज मिल रही है वो मिरर के राइट में मिल रही है कहीं ना कहीं यहाँ पे, लेकिन जो ये इमेज है वो मतलब लेफ्ट में ट्रैवल कर रही है, तभी उसकी वेलोसिटी -90 आई है। इससे ये कंक्लूड हुआ। पूरा सर क्वेश्चन क्या बोला आपने? रिपीट करता हूँ यार, v की वैल्यू आई है +60, +60 का मतलब क्या है, अगर v की वैल्यू प्लस आई है कि भैया इमेज मेरे को मिरर के कौन सी साइड मिली है, लेफ्ट में मिली है या राइट में मिली है। सर राइट में। वेरी गुड, तो इमेज मिली है मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं राइट में। ऊपर से ऑब्जेक्ट जा रहा था राइट में तो इसलिए इसकी वैल्यू +10 ली है, लेकिन अगर इमेज की वैल्यू -90 आई है तो मतलब इमेज राइट में जा रही है या लेफ्ट में जा रही है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, तो मतलब इमेज मेरी लेफ्ट में ट्रैवल कर रही है। क्या अब क्वेश्चन क्लियर हो गया है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डन। अब मैं नेगेटिव नहीं आना था। v की वैल्यू में यस सर 10। नहीं, कौन सा 10 नेगेटिव कह रहे हो आप, समझ नहीं आया, मेरे रिपीट करो। सर जो अगली स्लाइड पे आपने बनाया था ये वाला यही वाला सर, 10 मीटर पर नहीं सेकंड। नहीं नहीं, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलूं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मतलब क्या है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी।
तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी हमें कितनी गिवन थी? भैया पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी हमें गिवन है 20। तो ये 20 लेफ्ट में आ रही है, इसलिए इसको नेगेटिव लिया। लेकिन अब मैं अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करूं, मतलब मूवमेंट की बात हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है? भैया ये ऑब्जेक्ट तो राइट में मूव कर रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है तो इसकी वैल्यू तो फिर मेरे को पॉजिटिव में ही लेनी पड़ेगी। यस मेरा सब सर, क्लियर है? चलो यस सर, डन सर। बढ़िया। अब भैया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपका उसमें आया हुआ है, मेंस एग्जाम वगैरह में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा इमेजिन कर लो भैया। क्वेश्चन क्या है कि यार हमें ये एक कॉनकेव मिरर गिवन है और हमें ये बोला हुआ है कि भैया इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, ये एफ, ये सी और ये पी, हमें इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ एफ ही गिवन है। फोकल लेंथ इज एफ। भैया ये क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए। हमें जो रॉड गिवन है ना, वो इस तरीके से गिवन है कि एक बहुत पतली रॉड है और वो इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई है। इस रॉड की लेंथ हमें गिवन है f/3, कि भैया f/3 लेंथ है। ये सी से स्टार्ट हो रही है। अब जो इमेज मिल रही है, इमेज को व्हाइट से ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे को इमेज कुछ इस टाइप की मिल रही है। ये इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ये भैया हो गई हमारी इमेज, और ये सी से स्टार्ट कर रही है। बस यही सिचुएशन गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इस बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करके देना है? आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके देना है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, चेक कर लो। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ एफ। इसके सामने हमने एक रॉड रखी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट कर रही है। रॉड की लेंथ है f/3। इसने इमेज बनाई है, बड़ी इमेज बनाई है। इमेज सेम साइड, मैंने इमेज ड्रॉ कर दिया, इमेज इज आई। बस ये डायग्राम के बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके देना है। भैया ट्राई करो जो जिससे हो जाए। ट्राई टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। तो देखो मैग्निफिकेशन के लिए बस हिंट दे देता हूं, मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट होता है। भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेसिकली लेंथ ऑफ द इमेज, जैसे HI, लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यार आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ तो गिवन है। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? f/3। लेकिन अब आप ये सोचो कि लेंथ ऑफ द इमेज कैलकुलेट करेंगे कैसे? ये लेंथ ऑफ द इमेज कैसे कैलकुलेट करूं? तो अगर ये लेंथ ऑफ द इमेज भी पता चल जाए मेरे को, फिर तो मेरे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो बेसिकली आपका टारगेट क्या रह गया क्वेश्चन में? बस आपका टारगेट इतना ही रह गया कि आपको ये सोचना है कि भैया लेंथ ऑफ द इमेज कैसे कैलकुलेट की जाएगी। चलो मनोज चेक करके बताओ क्वेश्चन क्लियर है? अविनाश, सुधांशु, तुषार, तनिष्क। सर इसमें हमारा यू क्या होगा? वही सब तो सोचो, व्यू क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सब तो सोचना है। चलो देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे और दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से आप दो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। सपोज आपने इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना, इस वाले को आप मान लो U1 जो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसके एंड पॉइंट को आप मान लो भैया U2। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ U1 की वैल्यू कितनी लिखूं? U1 बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ टू रहा है। एफ 2F। वेरी गुड। U1 की वैल्यू हो जाएगी 2F, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस हो गया, और रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है 2F, -2F, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। तो जब ये U1 था, तो क्या करो, जो ये आपको इमेज मिल रही है इसको मानो V1 और इस वाले एंड पॉइंट को मानो V2। तो यार आपको U1 के करस्पॉन्डिंग V1 मिला हुआ है। V1 कितना है?
वो भी -2f ही है। चेक करो, यहां तक बात समझ में आई? डन। U1 के लिए काम खत्म हो गया। अब सोचो यार U2 की वैल्यू कितनी लिखूं? U2 की वैल्यू तो एक चीज सोच के बताओ तो आपको टू ये। एफ माइनस एफ ओवर थ्री। वेरी गुड राधिका, वेरी गुड। भैया हमें ये टोटल डिस्टेंस पता है कि ये टोटल डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f है। मेरे को इतना डिस्टेंस भी पता है कि ये डिस्टेंस f/3 है। तो अगर मेरे को ये रिमेनिंग डिस्टेंस मिल जाए तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस U2 की वैल्यू देगा। तो U2 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया? 2f में से f/3 माइनस कर देंगे। सर सब लोग 5/3 आ गया और वेरी इसका गुड, आंसर 3/2 आ रहा है। वेरी गुड। सब लोग पहले आराम से चेक करके बता दो सबको। मानसी वेरी गुड, आपने भी कंप्लीट कर लिया। सब लोग प्लीज चेक करके बता दो सबको U2 की वैल्यू कैलकुलेट करना समझ में आया? यस। किसी के लिए रिपीट करना हो तो प्लीज बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा। तो मैं स्टेप लिखता रहा हूं, आप चेक कर लेना कि भैया 2f माइनस f/3 करूंगा तो ये हो जाएगा 5f/3। आपको U2 की वैल्यू मिल गई है 5f/3। U2 की वैल्यू पता है, फोकल लेंथ पता है, तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करके V2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अगर आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भैया V2 की वैल्यू सब लोग आराम से चेक करना, गलती मत करना, क्योंकि लोग इसी में गलती कर रहे हो। आप मिरर फॉर्मूले में ही गलती करे जा रहे हो बार बार। V2 की वैल्यू -5f/2 आनी चाहिए। तो भैया U2 की वैल्यू 5f/3, V2 की वैल्यू -5f/2, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो यार अब आप लेंथ ऑफ द इमेज कैसे कैलकुलेट करोगे? साइन को भूल जाओ, क्योंकि साइन तो सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड वगैरह बता रहा है। साइन को भूल जाओ। तो भैया इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, लेंथ ऑफ द इमेज को? तो लेंथ ऑफ द इमेज कैलकुलेट करने का तरीका होगा कि भैया आप V1 और V2 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5f/2 माइनस 2f। क्या मैंने V की वैल्यू सही कैलकुलेट करी है? प्लीज चेक करना एक बार, मेरे को डाउट लग रहा है कि मैंने V2 की वैल्यू सही कैलकुलेट नहीं करी है। सर गलत करी आपने शायद। कितनी आ रही है चेक करो प्लीज। सर मैंने दूसरे तरीके से किया है ना। मैंने v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस f3 प्लस mf3 कर लिया, वो फॉर्मूला नहीं उसको लगा के। मैग्निफिकेशन वाला कर लिया आपने? हाँ जी। ठीक है, गुड। तो मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ यार, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों ने V2 की वैल्यू गलत कैलकुलेट करी है। मैंने मतलब गलत लिखी है, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। भैया 1/v, u की वैल्यू कितनी थी? u की वैल्यू हमारे पास थी 5f/3। तो ये हो जाएगा 5f/3 इज इक्वल्स 1/f माइनस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/f प्लस 3/5f। एलसीएम आएगा 5f, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3। नहीं यार मैंने सही लिखा था, v की वैल्यू आ रही है 5f/2 माइनस, मैंने सही लिखा था। तो -5f/2, ये V2 की वैल्यू आ गई। अब भैया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लेंथ ऑफ द इमेज निकाल लो। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं और लेंथ ऑफ द इमेज निकालूं तो लेंथ ऑफ द इमेज आ रही है f/2। मैग्निफिकेशन इज लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आंसर आ गया भैया 3/2। ये इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के सामने बनी है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं, जब भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? नेगेटिव साइन लगा देते हैं। आपका क्वेश्चन खत्म है। प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चेक करो सबको समझ में आया या नहीं आया, या रिपीट करना है? सर सर कौन से रिपीट स्टेप कर से दे। रिपीट करना है नीरज? सर ये जो माइनस के उसके बाद V2 अच्छा ठीक माइनस। है। नीरज मेरे को लेंथ ऑफ द इमेज निकालनी थी। तो आप सोचो आप किसी भी चीज की लेंथ कैसे निकालोगे? भैया मेरे को इसका ये वाली डिस्टेंस पता थी, V1 की वैल्यू। V1 की वैल्यू थी हमारे पास 2f नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। आप सिर्फ वैल्यू चेक करो। तो वैल्यू 2f आई। मैंने V2 की वैल्यू चेक करी, V2 की वैल्यू आई 5f/2। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो मेरे को लेंथ ऑफ द इमेज कितनी मिल गई? f/2। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, मेरे को लेंथ ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लेंथ ऑफ द इमेज कैलकुलेट किया तो वो f/2 आया।
उसके बाद बस मैग्निफिकेशन आ गया। मैंने अपने आप नेगेटिव साइन लगा दिया, क्यों? क्योंकि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होना चाहिए। यस सर। नीरज अब पूरा क्लियर है या फिर भी रिपीट करना है कुछ? डन डन, सर। चलो बढ़िया। तो यार अगर सबको यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो एक बार बस देख लो, आज के लिए इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडे। और यहां तक पूरा रिवाइज कर लेना, स्फेरिकल मिरर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और क्वेश्चंस करने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।